very warm welcome in our presentation MLT with IASMO. आज हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी मैनेजमेंट में फैसिलिटीज एंड सेफ्टीज इन मेडिकल लेबोरेटरी। तो मेडिकल लेबोरेटरी में कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए और कौन सी सहूलियात होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। तो फैसिलिटीज और सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी लैब में खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई केमिकल जो है वो स्पिल हो जाता है या फायर लग जाती है, आग लग जाती है, या कोई आपके लैब में काम करने वाला कोई टेक्नोलॉजिस्ट या फिलबॉटमिस्ट इन्फेक्टेड हो जाता है किसी इन्फेक्शियस पैथोजन की वजह से, तो ये क्या करेगा, ये आपके जो इफ़िशेंसी है आपकी लैब की वो डिक्रीज कर देगा। और आपके लैब की अगर इफ़िशेंसी डिक्रीज हो रही है और आपकी लैब जो है वो न्यूज़ बना रही है कि आपकी लैब में जो है वो मिसहैप हो गया है, कोई केमिकल स्पिल हो गया है, पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड, इफ इट इज़ इन न्यूज़ यू विल डेफिनेटली लूज योर बिजनेस। सो जो हमारे 12 अपना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स में, उसमें लेबॉर्ट्री की सेफ्टी और मैनेजमेंट इन मेडिकल लेबॉर्ट्री इज़ वेरी इसेंशियल। तो ये बहुत ज़रूरी है सेफ्टी और मेंटेन करना। तो हमारे इस लेक्चर के एंड में आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए, वो ये चीज़ें आनी चाहिए कि आपको ये आना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं लेज़र पॉइंट उठाऊं, आपको इस मॉड्यूल के एंड में या इस प्रेजेंटेशन की एंड में आपको ये आना चाहिए कि आपको जो है वो फैसिलिटी और डिज़ाइन जो है आपकी लैब की वो क्या होनी चाहिए और वो कैसे अफेक्ट करती है लेबॉरेटरी की सेफ्टी को और लेबॉरेटरी वर्कर्स की सेफ्टी को। आप ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें जिसकी वजह से आप लेबॉरेटरी के रिस्क को जो है वो आप कम कर सकें, और आपको कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आने चाहिए जो आप यूज़ करके आप लैब में सेफ रह सकें। प्लस में आपको जो सेफ्टी के जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आने चाहिए इस प्रेजेंटेशन के आखिर में। और आपको जो है वो इमरजेंसी में कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए जो आप प्रोटेक्ट हो सकें। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस प्रेजेंटेशन के। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक सिनेरियो प्रेजेंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी लैब जो है वो वायरोलॉजी में स्पेशलिस्ट लैब है और कोई फॉर एग्जांपल H5N1 का एपिडेमिक आ गया है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है आपकी लैब को एक रेफरेंस लैब उठा रही है और कह रही है कि वायरोलॉजी में H5N1 के सैंपल्स जो हैं वो इसी लैब से आप रन करवाएं, जो लोगों को सजेस्ट करती है। तो आप कौन से एलिमेंट्स हैं जो अपनी बायोसेफ्टी जो है उसमें इंश्योर करेंगे? एनी आइडिया कि आपकी बायोसेफ्टी लेवल लैब की कौन सी होनी चाहिए? बायोसेफ्टी लेवल से मुराद है कि आपकी प्रोटेक्शन लेवल जो है इट इज़ डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू रिस्क। तो प्रोटेक्शन लेवल बायोसेफ्टी 1 है, बायोसेफ्टी 2 है, बायोसेफ्टी 3 है और बायोसेफ्टी लेवल 4 है। तो H5N1 वायरस के लिए आपकी जो लैब है उसमें इसेंशियली कौन सी BSL बायोसेफ्टी लेवल में वो होनी चाहिए, तभी जाकर आप उस वायरस को हैंडल कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको जो है वो BSL 2 या एटलीस्ट BSL 2 की लैब हो, तभी आप जाके उस वायरस को हैंडल कर पाएंगे। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल, इक्विपमेंट, परचेज इन्वेंट्री, प्रोसेस कंट्रोल, इंफॉर्मेशन सिस्टम, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, अकरेंस मैनेजमेंट, असेसमेंट और प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कस्टमर सर्विस और फैसिलिटीज़ आ जाती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर सही नहीं है तो पर्सनल सही नहीं होंगे, अगर पर्सनल सही है तो इक्विपमेंट सही नहीं होंगे, फिर भी काम नहीं चलेगा। अगर ये तीनों सही हैं और आपके परचेज और इन्वेंट्री में प्रॉब्लम है, फिर भी आपकी लैब में की क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी। अगर ये चारों सही है और आपका प्रोसेस कंट्रोल नहीं है, आप एरर को या रिएजेंट को या अपने सैंपल एरर को या मशीन की एरर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे या डायग्नोस नहीं कर पा रहे, फिर भी प्रॉब्लम है। और अगर ये पांचों काम आप सही भी कर रहे हैं, अगर मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी प्रॉपर नहीं है, रिपोर्टिंग में कौन से पेशेंट की रिपोर्ट कैसे बनेगी,
ये अगर नहीं कर पा रहा है फिर भी प्रॉब्लम है। तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 12 जो है बहुत एसेंशियल है। ये एक लेबोरेटरी का एक्सीडेंट है, तो इस लेबोरेटरी ये बिल्कुल देखें जल गई है, भस्म गई है। इसी वजह से हम कहते हैं कि लेबोरेटरी में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत लाजमी है। तो सेकेंडरी इफेक्ट्स इस एक्सीडेंट के क्या होंगे? आप यू विल लूज द स्टाफ कॉन्फिडेंस। जो आपके पास काम कर रहे होंगे उनका कॉन्फिडेंस आपकी लैब में नहीं होगा। वो कहेंगे रोजाना कोई ना कोई हादसा हो जाता है, इसलिए हम सेफ नहीं है, तो हम इस लैब में काम नहीं कर सकते। दूसरा होता है लॉस ऑफ रेपुटेशन। आपने जो रेपुटेशन बनाई है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से वो डैमेज हो सकती है। प्लस में कस्टमर्स जो हैं वो भी, जाहिर सी बात है, अगर आपके लैब में रोजाना कोई आग लग रही है, कोई मिसहैप हो रहा है, कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो कस्टमर्स भी जो है वो आपको जो है वो आपके पास नहीं आएंगे फॉर डायग्नोसिस ऑफ देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स। और इस वजह से आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, आपको लिटिगेशन में जाना पड़ेगा, इंश्योरेंस जो है वो उसमें जाना पड़ेगा। इसलिए जो है वो लेबोरेटरी में सेफ्टी के हवाले से थोड़ी सी भी निग्लिजेंस आपको बहुत बड़े खर्चे में डाल देगी। इसलिए कहते हैं कि लेबोरेटरी में सेफ्टी बहुत जरूरी है। लेबोरेटरी में जो भी वर्कर्स हैं, वो लैब डायरेक्टर हो, सेफ्टी ऑफिसर हो, टेक्नोलॉजिस्ट हो, फिलबॉटमिस्ट हो, या रिपोर्टिंग वाले हो, ये सारे लोग जो हैं, एनालिस्ट हो, ये सारे लोग जो हैं वो मिलकर लेबोरेटरी की सेफ्टी और क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी काम करते हैं। प्लस में all the diagnostic and healthcare laboratory must be designed and organized for biosafety level 2 or above। तो जो भी लैब्स मेडिकल की या हेल्थ केयर की मेडिकल लैब्स बनती हैं, उनमें उनका मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो बायोसेफ्टी लेवल 2 का होना चाहिए, राइट। और लेबोरेटरी की डिजाइन कैसे होनी चाहिए? आपको लेबोरेटरी को कैसे डिजाइन करें? लेबोरेटरी में एक सेपरेट रिसेप्शन होना चाहिए, सैम्पलिंग रूम्स होने चाहिए। लेबोरेटरी में जो है वो डिफरेंट लेबोरेटरी के लिए डिस्पैच पाथवेज होने चाहिए। प्लस में सैंपल का एनालिसिस के लिए रूम्स अलग होने चाहिए। रिपोर्ट और डिलीवरी और फिलिंग का सेक्शन अलग होना चाहिए, और सर्विस रूम्स जो हैं वो अलग होने चाहिए। ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो लेबोरेटरी की डिजाइन करते वक्त, लेबोरेटरी को डिजाइन करते वक्त आपको ये ध्यान में रखने हैं। उसके बाद ये एक डिजाइन है, कॉमन डिजाइन है लैब का, जिसमें कॉमन रूम्स हैं, गायनेकोलॉजिकल सैंपल हैं, ब्लड सैंपल है, ब्लड क्लॉटिंग सैंपल है, टेस्टिंग का हेमाटोलॉजी सेक्शन है, बायोकेमिस्ट्री सेक्शन है, ये वॉशरूम है, ठीक है, ये डिसइंफेक्शन है, बैक्टीरियोलॉजिकल सेक्शन है। इसमें ये डोर को आप जो है वो मद्देनजर रखें। और ये है रजिस्ट्रेशन डेस्क, ये प्रॉपर इसकी रजिस्ट्रेशन डेस्क होनी चाहिए, ठीक है। और प्लस में सेफ्टी सर्विस जो है लेबोरेटरी में, उसका मतलब क्या है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन जिसको मेडिकल लेबोरेटरी के बारे में कुछ पता नहीं है, वो उसको आप अपनी लैब में अलाउ नहीं कर सकते। प्लस में आपके फ्रेंड्स भी आपको लेबोरेटरी के अंदर विजिट नहीं कर सकते। प्लस में कोई भी चिल्ड्रन नहीं आना चाहिए लैब में, कोई भी एनिमल लैब में नहीं आना चाहिए। ये एक टिपिकल सैंपल कलेक्शन रूम है जिसमें आप सैंपल कलेक्ट करते हैं। प्लस में फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट जो है वो आपकी लैब में आ रहा है, मतलब उसको कोई इन्फेक्शन है, वो पेशेंट रिसेप्शन में जाने की बजाय वो डायरेक्ट लैब में आता है, और ये पहले ब्लड सैंपल कलेक्शन वाले पोर्शन में जाता है, फिर गायनेकोलॉजिकल सैंपल में जाता है, फिर स्टाफ रूम में जाता है, या फिर वॉशरूम में जाता है, तो व्हाट विल हैपन? ये पेशेंट जो है अपना कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसा इन्फेक्शियस पैथोजन जो है वो उसको पूरी लैब में फैला देगा। और जैसे ही पूरी लैब में फैला देगा तो लैब के सारे सैंपल्स जो हैं वो कंटामिनेट हो जाएंगे, और सैंपल कंटामिनेट हो जाएंगे, इसका मतलब आपको सैंपल की प्रॉपर रिजल्ट जो आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी। इसलिए आपको ख्याल करना है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इंक्लूडिंग पेशेंट लैब के अंदर नहीं जाना चाहिए। पेशेंट सिर्फ सैंपल कलेक्शन एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड हो। उसके बाद सैंपल को भी आपने ऐसा नहीं करना कि सैंपल आया एक तो आपको जो सैंपल देने वाला जो बंदा है वो
गायनाकोलॉजी में चला जाए या ब्लड सैंपल कलेक्शन रूम में जाने के बजाय बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में चला जाए, हेमाटोलॉजी सेक्शन में चला जाए, ब्लड क्लॉटिंग सेक्शन में चला जाए, तो कोई सैंपल जो है वो कहाँ रखा होता है, कोई सैंपल कहाँ रखा होता है, ऐसे नहीं होता। या एक सैंपल को मल्टीपल जगहों पे आप नहीं रखते। तो इसलिए आपको सैंपल जिस सेक्शन के लिए सैंपल आया है उस सेक्शन में जाके आपको सैंपल हैंड ओवर करना है कंसर्न लैब टेक्नोलॉजिस्ट को, फिर जाके जो है वो प्रॉपरली डायग्नोस हो सकेगा। उसके बाद ये एरियाज हैं कुछ, वो सेग्रीगेटेड होते हैं, जैसे कि स्टॉक एरिया है, या गायनेकोलॉजिकल सैंपलिंग ये अलग होती है, ब्लड सैंपलिंग अलग होती है, हेमाटोलॉजी ये एक और स्ट्रक्चर है लैब का। ये स्टॉक रूम है जहां पर आपके रिएजेंट्स जो हैं डिफरेंट हेमाटोलॉजी की एनालाइजर के रिएजेंट्स या माइक्रोलैब 300 के या कोबास के या पीसीआर के, ये सब के रिएजेंट्स यहाँ पर होते हैं। तो स्टॉक रूम होना चाहिए। ये एक अलग जो है ये सैंपल कलेक्शन एरिया है। उसके बाद डोर्स जो हैं आपके लैब के वो कितने, पहले मैंने बताया था कि आप ये यहाँ पर डोर नोट करें, तो ये डोर अगर छोटा है और प्लस में आपकी एक इतनी बड़ी कोबास की मशीन आ गई है, तो ये पूरी इतनी मशीन जो है वो इस छोटे डोर से अपने रूम में कैसे जाएगी। इसलिए आप डोर बनाते वक्त, डिजाइन करते वक्त आपको ख्याल रखना पड़ता है कि ये दरवाजा जो है लैब का ये बहुत बड़ा होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए जिससे जो इक्विपमेंट्स है वो पास हो सके। तो वेस्ट कलेक्शन का भी मेथड जो है लेबोरेटरी में प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर अगर आपको लैब का वेस्ट पड़ा होगा तो वेस्ट जो है लैब का जो है मेडिकल वेस्ट जो है वो हाईली कंटामिनेटेड होता है, और उस वेस्ट की प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर सेग्रीगेशन करनी चाहिए। और हर वेस्ट का जो है मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से आप अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म के कंटेनर मिलेंगे। येलो कंटेनर किसी अलग चीज के लिए है, ब्लैक कंटेनर अलग चीज के लिए है, ब्लैक कंटेनर जो है वो अलग जो है वो वेस्ट के लिए। तो इसलिए वेस्ट सेग्रीगेशन, और हर जगह वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए वेस्ट की, वहां पर वेस्ट होना चाहिए। और प्रेमिसेस जो है लैब के वो सीलिंग थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, छत जो है लैब की वो ऊपर होनी चाहिए, और लैब जो है वो वेंटिलेशन उसमें प्रॉपर होनी चाहिए। वॉल्स और सीलिंग अच्छे होने चाहिए, और वो वॉशेबल हो पेंट, जो आप वॉल को पेंट करें ग्लॉसी पेंट होना चाहिए। और उसमें ये मद्देनजर रखें कि वो उसको क्लीन और डिसइंफेक्शन के लिए जो है वो इजी हो वो पेंट। और फ्लोर जो है वो भी इजी हो, क्लीन हो, उसमें टाइल्स होने चाहिए, फ्लोर जो है वो खरदरा नहीं होना चाहिए, ताकि क्योंकि वो जो है फिर उसमें इन्फेक्शन पार्टिकल रह जाएंगे और सही उसकी क्लीनिंग नहीं होगी, इसलिए फ्लोर भी सही होना चाहिए। प्लस में बेंच टॉप्स जो है वो नॉन पोरस होना चाहिए उसकी कवरिंग, और प्लस में क्लीनिंग में जो है वो अच्छे होने चाहिए, और जो है वो रेजिस्ट करें केमिकल्स को और डिसइंफेक्टेंट को। वुड और स्टील जो है वो केमिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए केमिकल उसमें रह जाता है या इन्फेक्शियस पार्टिकल्स उसमें रह जाते हैं, इसलिए वो नॉन पोरस हो और कवर्ड हो, तो वो बेंच टॉप आप यूज कर सकते हैं। वुड और स्टील के बेंच टॉप्स जो हैं वो आप यूज नहीं कर सकते मेडिकल लैब में। प्लस में वर्किंग स्पेस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, ताकि मूवमेंट की जो है वो आसानी हो। ये बायोसेफ्टी कैबिनेट है, ये टेक्नोलॉजी की जगह है जहाँ पर बैठ के जो है वो सैंपल का एनालिसिस करेगा। तो क्लीनिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है बायोसेफ्टी के लिए या लैब की सेफ्टी के लिए। हर चीज़ जो है उसको आपको डेली बेसिस पे क्लीन करना है। डेली बेसिस पे आपको क्या क्लीन करना है, बेंच टॉप्स और फ्लोर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे क्लीन होंगे। वीकली बेसिस पे आपको छत को साफ रखना है, और अपने अपनी लैब के वॉल्स को साफ करना है। और प्लस में अदर जो क्लीनिंग है, रेफ्रिजरेटर की क्लीनिंग करनी है आपको, फ्रीजर्स की क्लीनिंग करनी है। प्लस में स्टोरेज एरियाज जो हैं जहाँ पर आपके रीजन्स पड़े रहते हैं उसको क्लीन रखना है। और आपको रिकॉर्डिंग करनी है डेट की और क्लीनिंग स्टाफ ने कब कौन सी चीज जो है वो क्लीन की, और नेक्स्ट डेट जो है उसकी क्लीनिंग की क्या है। तो ये बाकायदा आपको एक स्केड्यूल बनाना पड़ता है। उसके बाद सेफ्टी मैनेजमेंट है। तो सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए एक रिस्पॉन्सिबल होता है सेफ्टी ऑफिसर। हर लैब में सेफ्टी ऑफिसर का होना मस्ट है, क्योंकि उसको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होता है। सेफ्टी मैनुअल जो है वो हर लैब का अपना मैनुअल होता है, वो उस हिसाब से करते हैं। और सेफ्टी मैनुअल में स्टैंडर्ड SOPs होते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। और ट्रेंड पर्सनल सेफ्टी मैनेजमेंट जो ऑफिसर है या सेफ्टी ऑफिसर है उसको ट्रेंड होना चाहिए, ताकि वो जो पोटेंशियल रिस्क हैं
उसको आइडेंटिफाई कर सके और सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो कर सके। प्लस में वेस्ट मैनेजमेंट पे भी उसको नजर रखनी चाहिए। और जनरल सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि ये जो है वो आई वॉशर हर लैब में होना चाहिए। उसके बाद जो है वो फायर और सेफ्टी का मैकेनिज्म होना चाहिए। फायर लगे तो यहाँ पर जो है वो फायर बेल होती है जो घंटी की तरह बजती है, स्मोक को डिटेक्ट करती है, फिर अलार्म बजता है और फिर फायर एक्सटिंग्विशर के साथ फायर जो है उसको बुझाया जाता है। प्लस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होने चाहिए, पीपी जिसमें गॉगल्स होते हैं, हैंड ग्लव्स होते हैं, एप्रॉन होता है और जो है हेयरिंग प्रोटेक्शन होता है। और ये मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल जो है मुख्तलिफ कंटेनर्स उसके होते हैं। इसमें अलग तरह का वेस्ट डलता है, मेडिकल ग्रीन में और रेड में। इसमें जो है वो येलो में अलग तरह का डलता है, ब्लू में अलग तरह डलता है और व्हाइट में अलग तरीके का वेस्ट डलता है। तो ये वेस्ट सेग्रीगेशन भी होती है। तो ये जनरल सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं। प्लस में आप लैब में स्मोक नहीं कर सकते, आप लैब में जो है कॉस्मेटिक्स यूज नहीं कर सकते, आप लैब में मशरूबात नहीं पी सकते और आप लैब में खा भी नहीं सकते। इस सब के चीज के लिए आपको जो है लैब से बाहर जाना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद जो है वो प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये बायोसेफ्टी में जो है वो गॉगल्स हैं, प्रॉपर जो है वो फेस वेयर है। उसके बाद बायोहैजर्ड का मटेरियल है। आप वो कौन डिपेंड करता है कि कौन सी लैब के बायोसेफ्टी लेवल में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर आपको एप्रॉन और हैंड ग्लव्स ये पहनने हैं और प्रॉपर आपको अपने हाथों की सैनिटाइजेशन करनी है और ये सब कुछ करना है। उसके बाद सेफ्टी साइंस जो है उसका डिस्प्ले होना चाहिए आपकी लैब में। ये साइन जैसा कि ये बायो हैजर्ड का साइन है, ये इलेक्ट्रिक हैजर्ड का साइन है, ये चीजें मतलब आपको सरफेस को टच नहीं करना, ये हेयरिंग प्रोटेक्शन का डिवाइस है और ये है एग्जिट की साइन। तो आप अगर लैब में खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है तो आप एग्जिट कहाँ से करेंगे, उस दरवाजे का भी उस वहां पर भी साइन होना चाहिए। तो साइंस जो है वो हैजर्ड के वक्त या खतरे के वक्त स्टाफ को गाइड करनी है कि आपको क्या करना है। ठीक है। ये प्लस में रिस्क जो है असेसमेंट उसको क्यों परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर एक चूहा है, वो आके जाके एक दरख्त के नीचे बैठ गया, लेकिन इसने रिस्क असेसमेंट नहीं की कि ये दरख्त पोरस है या वेदर का वाट एवर रीजन में भी ये गिर सकता है। इसने रिस्क असेसमेंट नहीं की और यहाँ पर सो गया। जैसे ही वो डैमेज हो गया तो वो जाके जो है वो माउस पे गिरा। तो इसलिए रिस्क असेसमेंट बहुत लाजमी है। हर किसी को मेडिकल लेबोरेटरी में रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए कि कौन सी चीज से क्या पोटेंशियल खतरा हो सकता है। ठीक है। तो ये एक बेसिकली हॉवर्ड हगस मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफिस ऑफ लेबोरेटरी सेफ्टी वालों ने डेटा पब्लिश किया है जो 1993 से लेकर 1997 तक है। तो उनके स्टाफ को जो है वो इलेक्ट्रिशियन 32% मतलब उनको इलेक्ट्रिशियन हुई और 21% उसको उनको ब्रूस स्प्रेन और स्टेन फ्रैक्चर्स हुए। 11% जो है वो केमिकल एक्सपोजर के एक्सीडेंट हुए उनको स्टाफ को। 10% को जो आई इंजरीज हुई और 8% को रिपीटेटिव स्ट्रेस का जो है फैसला सामना करना पड़ा। 7% स्टाफ में जो है वो नीडल पंचर के इंसिडेंट हुए और एनिमल बाइट और स्क्रैच हुआ, बर्न्स हुए, एलर्जी हुई। तो ये डेटा पब्लिश, तो ये उन्होंने एक असेसमेंट किया कि उनके लैब में जो है वो पोटेंशियल थ्रेट्स कौन थे जिसकी वजह से कौन कौन से रिस्क आए। तो ये 1993 और ये हर लैब में जो है वो हो सकते हैं। इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए जो है वो एक सेफ्टी प्रोग्राम बहुत लाजमी है। ये एक और डेटा उन्होंने शो किया है, बिल्कुल सेम डेटा है। और उसके बाद लेबोरेटरी में हैजर्ड्स कौन से हैं। हैजर्ड मीन्स ऐसी चीज जिससे कोई रिस्क या खतरा हो। तो खतरा फिजिकल खतरात हो सकते हैं, केमिकल खतरात हो सकते हैं और बायोलॉजिकल खतरात हो सकते हैं। फिजिकल खतरात में कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि स्पेल्स हो जाते हैं, स्प्रे हो जाते हैं, किसी इंसेक्ट ने आपको बाइट कर लिया, किसी एनिमल ने आपको बाइट कर लिया, नीडल्स होती हैं, सिरिंजेस उसकी आपको इंजरी हो गई और ब्रोकन ग्लास या शार्प्स हो गई। और ये आपको ये फिजिकल खतरात हैं। उसके ये खतरात हैं इंसिडेंट इंजरीज ये ऐसे होती हैं। और फिजिकल हैजर्ड्स जो हैं वो किसी मॉनिटर का गिर जाना या किसी फ्लेम से जो से जैसे
कोई कुछ फायर का इंसिडेंट हो गया या करंट लग गया, इसको हम फिजिकल हैजर्ड में क्लासिफाई करते हैं। और नीडल्स, ब्रोकन ग्लास और शार्प्स जो हैं वो डोंट रिकैप द नीडल, नीडल को रिकैप नहीं करना, आप यूज करके उसको फेंक दें। और ऑलवेज यूज पंचर रेजिस्टेंस और लीक प्रूफ शार्प कंटेनर्स, तो कंटेनर्स जो हैं वो लीक नहीं होनी चाहिए और वो इजीली पंचर भी ना हो सके, ऐसे कंटेनर यूज कर रहे हैं। और ऑलवेज यूज वेस्ट डिस्पोजल कंटेनर्स आप यूज करें, और डायरेक्टली ब्रोकन ग्लास को आप हैंडल ना करें, आपको उसको वाइपर से प्रॉपरली आपको उठाना है और आपको उसको जो वेस्ट का कंटेनर है उसमें डालना है। ये पिक्चर टिपिकल है, इट इज वेरी वेरी अनरेस्पॉन्सिबल टाइप ऑफ हैंडलिंग ऑफ द सैंपल। और जैसे कि आप इस तस्वीर में आप बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहला, इसने ग्लव्स नहीं पहने हुए, प्लस में ये जो है वो सिरिंज ऐसे यूज कर रही है, प्लस में ये सैंपल यहाँ पर पड़ा है और ये नीडल जो है इसने छोड़ दी है जिससे ब्लड निकल रहा है, ये नीडल ऐसे पड़ी है और यहाँ पर सैंपल जो है उसने डाल रखे हैं। तो ये इसमें पोटेंशियल जो है वो चीज़ें हैं जो मिक्स में ये सैंपल हैं, देखें ये इसने गलत किया है, ये गलत पड़ा है, ठीक है। केमिकल हैजर्ड्स जो हैं, बायोसेफ्टी लेवल 1 और 2 लेबोरेटरी में सेपरेट कैबिनेट्स होते हैं स्टोरेज के लिए। तो स्पिल कंटेमिनेट जो है वो कंटेनमेंट कैबिनेट होता है जिसमें स्पिल का काम होता है, प्लस में हैजर्डस वेस्ट स्टोरेज जो है वो अलग होना चाहिए, और फ्लेमेबल लिक्विड का स्टोरेज अलग होना चाहिए, और उसमें कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों को प्रॉपर हैंडल करना चाहिए ताकि वो सही तरीके से हैंडल हो। इसमें अगर कोई भी मिसहेप हो गया तो केमिकल स्पिल से यू कैन हैव स्किन बर्न्स, आई बर्न और कुछ चीज़ें, प्लस में वेस्ट हैजर्ड्स वेस्ट के लिए भी जो है वो आप जो है वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड्स जो हैं उससे आग लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें केमिकल हैजर्ड्स में आ जाती हैं। इसलिए हम एक जो है वो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट क्रिएट करते हैं और जिसमें हम नोट करते हैं कि उसके हेल्थ, फ्लेमेबिलिटी और रिएक्टिविटी और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं वो एक केमिकल के लिए कौन कौन से चाहिए, ये हम यूज करते हैं। और ये यूएस का डेटा है जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि कौन से इन्फेक्शियस हेंटा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, रूबेला वायरस और साल्मोनेला से उनके कितने कितने इन्फेक्ट हुए हैं अपने लेबोरेटरी वर्कर्स। आपको एरोसोल से जो है वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कंटामिनेशन के मेन सोर्स हैं, बैक्टीरियल हो या वायरल हो, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ये फेस शील्ड यूज करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद ये एक और डेटा है जो मुख्तलिफ बैक्टीरियल और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है जिससे आपको कितना दूर रहना चाहिए, और वो जो नहीं रहे उनके जो है उनके जो इंसिडेंट हुए उनके साथ उनकी ये परसेंटेज या फ्रीक्वेंसी दी हुई है। उसके बाद ये कंटामिनेशन रूट नॉर्मली कौन कौन से होते हैं, ये आपकी आई कंटामिनेट हो सकती है, आपका नोज कंटामिनेट हो सकता है, आप इंजेस्ट कर सकते हैं और ये आपको पेनिट्रेट कर सकता है वायरस। इसलिए आपको इसको बचाने के लिए गॉगल्स पहनने पड़ते हैं, इसको बचाने के लिए और इसको बचाने के लिए आपको फेस शील्ड पहननी पड़ती है, और इसको बचाने के लिए आपको ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। तो हेयरिंग डिवाइस, हेयरिंग प्रोटेक्शन, फेस मास्क और प्लस में ये जो हेड पे पहनते हैं, हेड आपको कवर होना चाहिए आपका, प्लस में गॉगल्स होने चाहिए। तो दिस इज हाउ BSL 1 और 2 में जो लाजमी चीज़ें हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में, वो BSL 1 और 2 में कौन सी है, लैब कोट होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए आपको पहने हुए हैं, गॉगल्स होने चाहिए, गॉगल्स पहने हुए हैं, फेस शील्ड होनी चाहिए, फेस शील्ड पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाई थी, और हेयरिंग प्रोटेक्शन होना चाहिए। और ये केमिकल स्पिल्स हैं, अगर कोई केमिकल स्पिल होता है तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जो एक माइनर केमिकल स्पिल्स होते हैं और मेजर केमिकल स्पिल्स होते हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उससे आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। ये बायोलॉजिकल स्पिल्स हैं, तो बायोलॉजिकल स्पिल्स को आपको कैसे कंटेन करना है उसकी जो है वो
डिटेल है। पहले बायोलॉजिकल सैंपल अगर उठा तो आपको उसके ऊपर पेपर रखना है और प्रॉपर जो है वो सैनिटाइजर वगैरह यूज करके आपको उसको कवर करना है। और फायर सेफ्टी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर फायर का इंसिडेंट हुआ है तो एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट ने जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ा है। अगर ये चलाना आता है उसको तो ये शी कैन वो आग को बुझा सकती है। अगर नहीं चलाना आ सकते तो नहीं बुझा सकती। इसलिए आपको इसकी करनी है, इसको यूज कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। तो समरी इसमें ये है कि जब भी आप लेबोरेटरी डिजाइन करें तो उसका वर्क फ्लो होना चाहिए और होना चाहिए कि ये पेशेंट और पेशेंट के सैंपल्स जो हैं दोनों उसके कॉमन पाथवेज ना हो। पेशेंट बस सैंपल दे सैंपल कलेक्शन एरिया में और बाहर चला जाए। भाई सैंपल को कैसे लैब में एनालिसिस वाले पोर्शन में पहुंचाना है ये लैब के स्टाफ का काम है और पेशेंट का काम नहीं है। और प्लस में सेफ्टी डिपेंड्स अपॉन द सेफ्टी के लिए जो है एक सुपरवाइजर रेस्पॉन्सिबल होता है। सेफ्टी मैनुअल और एसओपीज का आपको पता होना चाहिए। इसलिए सेफ्टी के लिए हर आदमी रेस्पॉन्सिबल है। इसके लिए ट्रेन जो है पर्सन हो जिनको सेफ्टी के बारे में पता हो। प्लस में लैब में कौन से पोटेंशियल रिस्क होते हैं उनकी असेसमेंट का पता हो। और लेबोरेटरी डिजाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है। और की मैसेज आज की प्रेजेंटेशन का यही है कि लेबोरेटरी की नेग्लिजेंस जो है वो कॉस्टली है और उससे आपकी हेल्थ, लाइफ, पेशेंट की, एम्प्लॉयज की खतरे में है। और प्लस में आपकी लैब की रेपुटेशन, इक्विपमेंट और फैसिलिटीज भी आपके खतरे में पड़ सकते हैं। अगर आपकी सेफ्टी गुड है तो ऑल गुड, सेफ्टी इज बैड देन ऑल इज बैड एंड यू विल लॉस योर रेपुटेशन। इसलिए सेफ्टी को हमेशा आप मद्देनजर रखें। तो कोई क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो तो आप दे सकते हैं। इसलिए आप इस लेबोरेटरी मैनेजमेंट के कोर्स में हमने ऑर्गेनाइजेशन की पहले वीडियो बनाई है और आज हमने बनाई है फैसिलिटीज एंड सेफ्टी की। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा लेबोरेटरी में पर्सनल कौन कौन से होने चाहिए और यहाँ इक्विपमेंट कौन कौन से होने चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। Thank you very much.